दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज पर। आज की कहानी कोटा के रहने वाले दयानंद जी की है, जो कोटा के एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके परिवार में उनके माता पिता, छोटा भाई, उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। हमारी ज़िंदगी में हमारी कई इच्छाएं होती हैं, जिनके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं ताकि हम उन्हें हासिल कर सकें। लेकिन कभी कभी इन इच्छाओं के पूरा होने से पहले ही जिन इंसानों की अकाल मृत्यु हो जाती है, खास करके एक्सीडेंट में, उन लोगों की आत्मा भटकती रहती है उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और आज की एक कहानी भी कुछ इसी तरह की है। दयानंद जी, जिनका छोटा सा परिवार था, उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पर थी और अपने दोनों बच्चों को वो खूब पढ़ाना चाहते थे। बेटी को डॉक्टर और बेटे को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे। अपने परिवार को चलाने और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए दयानंद जी उनके गांव से दूर शहर में एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी किया करते थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी से उनका सेठ भी काफी खुश था। उन्हें ट्रक से एक शहर से दूसरे शहर दूर दूर तक माल ले जाना पड़ता था और हर महीने वो उनके मालिक को बोलकर कुछ पैसे घर भिजवा देते थे, क्योंकि उन्हें घर जाने को बहुत कम ही मिलता था। फिर भी कभी कभार समय निकालकर घर वालों का हाल चाल पूछ लिया करते थे। दयानंद जी को रात में ट्रक चलाने की आदत हो गई थी। कभी कभी रात के समय उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती थी जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कुछ दिनों से दयानंद जी काफी नाराज और घबराए हुए लग रहे थे। आज फिर से उन्हें रात को ट्रक लेकर निकलना था, लेकिन वो मालिक को कुछ बताना चाहते थे। वो मालिक के पास गए, लेकिन मालिक किसी के साथ फोन पर बात कर रहे थे। लग रहा था जैसे बहुत जरूरी बात कर रहे हो। तो दयानंद जी ने वहां से जाना ही ठीक समझा। कुछ देर में रात होने वाली थी। दयानंद जी के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। वो मालिक के पास गए और कहा, मालिक, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मालिक ने कहा, अरे दयानंद जी, देखिए, आपके जाने का समय हो गया है और कल सुबह ठीक समय पर हमारा ट्रक पहुंचना चाहिए। और वैसे भी रवि है ना आपके साथ। अब कल वापस आने के बाद आप मुझे आराम से सब कुछ बता देना। चलिए, अब जाने की तैयारी कीजिए। रवि ट्रक पर कंडक्टर था। दयानंद जी उसमें अपने बेटे को देखते थे। उसे अपने बेटे जैसा ही मानते थे। उन्होंने तो उसे भी थोड़ा थोड़ा ट्रक चलाना सिखा दिया था। दयानंद जी ने रवि के पूछने पर भी उसे वो बात नहीं बताई, जिसकी वजह से वो काफी डरे हुए थे और परेशान दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे के हाव भाव और पसीने से भरे और घबराए हुए चेहरे से रवि को साफ पता चल रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। रवि ने दयानंद जी से कहा कि आज वो गाड़ी चलाएगा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि आज उन्हें उसी रास्ते से जाना था जहां उनके साथ कुछ अजीब हुआ था। और वही बात वो मालिक को बताना चाहते थे। और रवि को भी आज उस बात का पता चलने ही वाला था, क्योंकि वह पहली बार उनके साथ उस रास्ते से जाने वाला था, वो भी रात के समय। गर्मी का मौसम था और रात के वातावरण में काफी उमस थी, लेकिन ट्रक की खिड़की से आती हुई हवा रवि को थोड़ी राहत महसूस करा रही थी। वह काफी देर तक दयानंद जी को देख रहा था। हमेशा हंसते खिलखिलाते दयानंद जी आज चुप्पी साधे हुए बैठे थे, जैसे किसी ने उनकी हंसी ही छीन ली हो। रवि ने कहा, लगता है आप काफी परेशान हैं और थोड़े थके हुए भी लग रहे हैं। अब थोड़ा आराम कर लीजिए ना, गाड़ी मैं चला लेता हूँ। लेकिन उन्होंने उसे साफ इनकार कर दिया। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उनका डर भी बढ़ता जा रहा था। खिड़की से हवा चेहरे को छू रही थी, लेकिन उनके माथे से पसीना टपकना शुरू हो गया था।
थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ बहुत अजीब होने वाला था, जिससे रवि को भी झटका लगने वाला था। अचानक उमस भरे वातावरण में कड़कड़ाती ठंडी महसूस हो रही थी, मानो ठंड का माहौल चल रहा हो। तो रवि ने कांच बंद कर दिया और कंबल लपेट लिया। दयानंद जी को भी ओढ़ने के लिए कहा था उसने, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। अचानक ट्रक को रोक दिया और अपने पॉकेट से बीड़ी निकाल कर पीने लगे और रवि से कहा कि वो थोड़ा आराम करना चाहते हैं, उन्हें नींद आ रही है और थोड़ा अजीब भी महसूस हो रहा है। लेकिन सोने से पहले उन्होंने रवि को एक बात बताई। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हालत में गाड़ी को सिर्फ आराम से, बिल्कुल धीमी गति से चलाए और कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 10 किलोमीटर के दायरे में बिल्कुल भी मत रुकना। रवि ने पूछा कि ऐसा क्यों, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सही वक्त नहीं है, मैं कल बताऊंगा। और इतना बोलकर वो सो गए। अब ट्रक की स्टीयरिंग रवि के हाथों में थी। उसने दयानंद जी की बातों को अनसुना किया और उनको सोने दिया। क्योंकि रवि का खून जवान था तो उसने उनकी बातों को ना मानते हुए ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। और अब वो ट्रक बहुत तेज स्पीड से रोड पर दौड़ रहा था और दौड़ता ही चला जा रहा था कि तभी अचानक रवि ने ट्रक में लगे आईने में देखा कि एक ट्रक पीछे से हॉर्न बजाते हुए आ रहा है, वो भी बहुत तेजी से। उस ट्रक को रवि बिल्कुल भी आगे नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने ट्रक की स्पीड को बढ़ा ही दिया। क्योंकि दयानंद जी गहरी नींद में सो रहे थे, उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि रवि ने क्या किया है। अब तक गति इतनी तेज हो गई थी कि रवि को लगा कि कहीं ट्रक से उसका नियंत्रण न छूट जाए और उसे दयानंद जी की बताई हुई बातें भी याद आ गई जो उन्होंने उसे सोने से पहले बताई थी। तो उसने सोचा कि अब स्पीड कम कर देनी चाहिए और ट्रक आराम से चलाना चाहिए। लेकिन रवि को नहीं पता था कि जैसे ही वो स्पीड कम करने वाला था, उसका सामना कुछ डरावनी और अजीब चीज़ों से होने वाला था, जिसके बारे में रवि को और मालिक को दयानंद जी दूसरे दिन बताने वाले थे। और जैसे ही रवि ने ट्रक की स्पीड को कम किया, पीछे वाला ट्रक आगे आया। रवि ने बाजू में देखा कि उस ट्रक में 2 लोग थे जो ट्रक की सीट पर मरे पड़े हुए थे और पूरी तरह से खून से भरे थे। वो ट्रक तो अपने आप ही चल रहा था। रवि वो देखकर घबरा गया और उसने दयानंद जी को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन दयानंद जी तो बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तो वो बिल्कुल भी नहीं उठे। वो ट्रक रवि के ट्रक के आगे गया और रवि की आंखों के सामने ही बिल्कुल गायब हो गया। रवि ने डर कर फिर स्पीड बढ़ा दी और तभी अचानक ट्रक के सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। रवि ने उसे देखते ही ट्रक के ब्रेक लगा दिए, लेकिन ट्रक की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि ट्रक औरत के ऊपर से चला गया और उसके बाद में जाकर रुका। ट्रक के ब्रेक इतनी ज़ोर से लगे थे कि जिस वजह से अब दयानंद जी भी उठ गए थे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ट्रक मत रोकना। इतना बोलकर उन्होंने रवि को बाजू किया और खुद ट्रक चलाने लगे। रवि ने पीछे देखा, लेकिन वहाँ ना वो औरत थी और ना ही उसकी लाश। तो वो औरत कौन थी और वो अचानक कहाँ गायब हो गई थी? अब रवि बहुत डर गया था। रवि और दयानंद जी दोनों एक बात से अनजान थे कि वो औरत जो रवि को दिखी थी, अब उसने रवि के शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब अचानक पूरे वातावरण में फिर से गर्माहट आ गई थी और क्योंकि रवि घबराया हुआ था तो वो सो गया। सुबह सामान पहुंचाकर दयानंद जी वापस कोटा के लिए निकल गए और रात होने से पहले वापस कोटा पहुंच गए। लेकिन इस बार रवि डरा हुआ था। कोटा पहुंचते ही दयानंद जी ने मालिक को बताया कि उस रात रास्ते पर उन्होंने पिछली बार कुछ अजीब तरह की घटना को महसूस किया था।
उन्होंने कहा कि उनका ट्रक स्पीड में था और अचानक पूरा माहौल ठंडा होने लगा। फिर उनके पीछे से एक ट्रक आया जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर दोनों खून से लथपथ थे। वह ट्रक उनसे आगे गया और अचानक ही गायब हो गया। तभी अचानक एक औरत उनके सामने आई और उन्हें ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिला और ट्रक उसके ऊपर से चला गया। जब उन्होंने आईने में देखा तो वो औरत वही खड़ी थी और पलटकर उन्हें घूरे जा रही थी। ये देखते ही उन्होंने ट्रक को बिना रुकाए आगे चलाते गए। थोड़ी देर बाद उनको एक ढाबा दिखाई दिया। वहाँ के एक आदमी ने उन्हें बताया कि 1 महीने पहले उस रास्ते पर एक तेज गति से जा रहे ट्रक ने गाड़ी पर जा रही औरत को पीछे से टक्कर मार दी थी और उसे कुचलकर आगे चला गया था। ट्रक की स्पीड इतनी थी कि वह आगे एक पेड़ से जाकर टकरा गया और ड्राइवर और कंडक्टर वहीं पर मारे गए थे। और तभी से जो भी उस रास्ते से 100 की स्पीड से ऊपर की स्पीड से जाता है उन्हें इनकी आत्मा दिखाई देती है, मानो जैसे दिखाना चाहती है कि उस दिन उनके साथ क्या हुआ था। बाजू में बैठा रवि यह सब सुन रहा था। पंखा पूरी स्पीड में चल रहा था लेकिन रवि के पसीने छूट रहे थे। वो पसीने से नहाया हुआ था। मालिक और दयानंद जी के पूछने पर उसने वह सब बताया जो उस रात को हुआ था। लेकिन एक बात अजीब थी, वो ये थी कि रवि जब उस रास्ते पर रुका था और जब उसने पीछे देखा तो वो औरत तो वहाँ बिल्कुल भी खड़ी नहीं दिखाई देती जैसे दयानंद जी को दिखाई देती, क्योंकि वो औरत तो अब रवि के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, जिस बात से सब अनजान थे। लेकिन ये बात ज़्यादा दिनों तक नहीं छुप सकी। एक दिन दयानंद जी को फिर से उसी रास्ते से जाना था, लेकिन इस बार उनको इतना डर नहीं लग रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। पर दूसरी ओर रवि का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। रात हो चुकी थी और जाने का समय भी, लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ अलग थी। इस बार रवि बिल्कुल घबराया हुआ था और दयानंद जी हमेशा की तरह नॉर्मल थे। उन्होंने रवि से पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल चुप था। दयानंद जी ने ट्रक को लेकर आगे चल पड़े थे और उन्होंने ट्रक की स्पीड भी कम रखी। लेकिन इस बार जो हुआ उसे देखने के बाद दयानंद जी के पसीने छूट गए थे। उन्होंने ट्रक के शीशे में देखा तो वही ट्रक पीछे से आ रहा था, बहुत तेजी से, और यहाँ रवि अजीब बर्ताव कर रहा था। वह बहुत तेजी से हाँफ रहा था जैसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा हो। उसकी आंखें खून की तरह लाल नजर आ रही थी। दयानंद जी का भी हाल बहुत बुरा हो रहा था। उन्हें बहुत डर लग रहा था और वह बहुत घबराए हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और अब क्या किया जाए। तभी वो ट्रक आया और इस बार दयानंद जी के ट्रक के बाजू से नहीं बल्कि उनके ट्रक के पीछे जोरदार तरीके से टक्कर मारते हुए घुस गया। और रवि तभी अचानक औरत की आवाज में चिल्लाने लगा। उसने कहा कि वो उस दिन उसके बेटे का जन्मदिन करने के लिए जल्दी घर जा रही थी, लेकिन ना वो घर पहुंच सकी और ना ही उसका जन्मदिन मना सकी। इतना बोलकर रवि बेहोश हो गया। यह हैरानी की बात ये थी कि उस ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी थी, लेकिन असल में वो दयानंद जी के ट्रक में घुसकर गायब हो गया था। दयानंद जी ने ट्रक रोक दिया और उन्हें पता चल चुका था कि वो औरत अब रवि के शरीर के अंदर है, क्योंकि उन्हें वो ट्रक तो दिखाई दिया था लेकिन औरत नहीं। रवि भी औरत की आवाज में बात कर रहा था। उन्होंने तभी मालिक को फोन किया। उनके मालिक ने उन्हें तुरंत वापस आने को कहा। उन्हें एक जगह पता थी जहां झाड़ फूक का काम किया जाता था। जब वो लोग वहां पहुंचे तब रवि को होश आया। वो औरत की आवाज में बोल रहा था कि उसे उसके बच्चे से मिलना है। उसकी बात सुनते हुए उसके बच्चे को वहां बुलाया गया। बाद में उसकी इच्छाओं को पूरा किया गया। रवि के अंदर जो औरत थी
उसने उसके बेटे को कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, और उस दिन जो हुआ वो सब बात बताई और कहा कि वो उसका जन्मदिन मनाना चाहती है। उसके बाद जन्मदिन मनाया गया और रवि के अंदर से उस औरत की आत्मा निकल गई। अब उसे शांति मिल चुकी थी, लेकिन वो ट्रक अब भी लोगों को दिखाई देता था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग उस रास्ते से आज भी जाने से डरते थे। तो दयानंद जी ने और उनके मालिक ने उस झाड़ फूक वाले को इस बारे में बताया। उस आदमी ने उस जगह जाकर कुछ शांति पूजा करवाई और तब से उस जगह पर कोई हादसा नहीं हुआ और ना ही किसी को वो ट्रक दिखा और ना ही किसी की जान गई। लेकिन एक बात तो थी, इस हादसे से रवि और दयानंद जी दोनों गहरे सदमे में थे। यदि आज की कहानी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।